अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरम खान और मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आयशा गयास। डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और मेरे शो का टाइमिंग जो है वो 9 से 11 बजे तक है। जी डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच इरम, आपने मुझे इनवाइट किया इधर और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ बातचीत करके। मेरा क्वेश्चन आपसे एंटी एजिंग के बारे में है। जी जी। क्या ये जो आजकल जितनी मार्केट में क्रीम्स आई हुई हैं, सिरम्स आए हुए हैं कि आप ये यूज़ करेंगे तो आप बिल्कुल 16 साल के हो जाएंगे नहीं, हम आपको 15 साल के कर देते हैं। तो क्या इसमें कितनी % सच्चाई है कि एक जो 60 प्लस हो वो भी 16 साल का नजर आ सकता है? अच्छा, तो चले इरम, इस बारे में मैं आपको हाईली प्रोफेशनल और ऑनेस्ट ओपिनियन जो है ना वो दे रही मुझे हूँ। बिल्कुल इसके बारे में आपने सही बताना है ताकि हाँ मैं जब 60 की हो जाऊं तो मुझे ये हो कि मैंने वापस 16 के हो जाना है। हाँ हाँ, चलिए जी, आज से मैंने एक पेशेंट बुक कर लिया। तो अच्छा, अब एंटी एजिंग की जहाँ तक बात है, ये पहले मिथ कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब ये एक रियलिटी है। इससे मेरी मुराद ये है कि पहले जो चीजें इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट टू अचीव लगती थी, अब वो इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब हमें स्किन की थोड़ी ज्यादा समझ आ गई है। हमें स्किन के प्रोसेसेस, वजूहात, रिंकल्स के पीछे, एजिंग के पीछे, माइक्रो मॉलिक्यूल से लेके माइक्रो मॉलिक्यूल्स तक हमें चूंकि समझ आ गई है, रिसर्च बहुत ज्यादा हो गई है, तो हम बहुत ही नैनो लेवल पे जाके चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ईंटों की तरतीब चेंज कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली दीवार भी फाइनली हमें चेंज ही नजर आएगी। मैं आपकी इस बात में थोड़ी सी एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि वाकई में एज के हिसाब से ये रिंकल्स आती हैं, एजिंग का सिस्टम के बाज़ औक़ात कुछ हमारी स्टडी या कुछ ऐसे प्रेशर होता है सोसाइटी का, हम जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा थकाव का शिकार होते हैं, तो हमारे फेस ऐसे लगता है जैसे एक 20-25 साल का भी जो है वो ओवर एज लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है इरम, बल्कि मेरे पास जो पेशेंट्स आती है ना, वो अक्सर औकात ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी बड़ी बहन तो इतनी बूढ़ी नहीं लगती और मैं बूढ़ी लग रही हूँ, या मेरी फ्रेंड्स या मेरी कोलीग्स इतनी नहीं लग रही और मैं लग रही हूँ। ऐसे ही है। तो इट वेरीज, इट डिपेंड्स, इट्स डिफरेंट फ्रॉम केस टू केस। हर इंसान की जो एजिंग की रफ्तार है स्किन के और बाकी सिस्टम के बूढ़ा होने की ना, वो डिफरेंट है। तो इसमें बहुत ज्यादा मेन रोल जो होता है ना, वो स्किन के अंदर पाई जाने वाली चीजें जो स्किन को थोड़ा टाइट रखती हैं, रिंकल फ्री रखती हैं, उनकी खराबी की वजह से ज्यादातर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। अब उसमें मेन चीज, आप एक रस्सी नुमा चीज सोचें, विच इज कोलेजन। वो एक स्किन फाइबर है जो स्किन के नीचे उसको सपोर्ट करती है, उसको स्ट्रेंथ देती है, उसको रिंकल फ्री रखती है। अब आप सोचें कि अगर उस रस्सियों की साख्त में कोई गड़बड़ हो जाए, या वो रस्सियां खुल जाएं, या वो कमजोर पड़ के टूट जाएं, तो स्किन को क्या होगा? बिल्कुल, वो तो फिर ऑब्वियसली वो बिल्कुल ढलक जाएगी। बिल्कुल ढलक जाएगी। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही समझी हैं, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। मैं इसलिए अच्छे से समझ रही हूँ ताकि मैंने भी बुढ़ापे में आपसे ट्रीटमेंट करवाना। बिल्कुल। तो जब आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, लटक जाती है, तो फिर क्या होता है कि सबसे पहला एरिया जो फेस पे इफेक्ट होता है ना, वो है आंखों के नीचे वाला। बिल्कुल। तो पेरी ऑकुलर जो है ना, रिंकल्स नजर आते हैं आंखों के नीचे, डार्क हो जाती है, बारीक सी लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे कपड़े में सिलवटें पड़ जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह। और वो बहुत ज्यादा बुरी भी लगती हैं। हाँ, और उसको फिर कॉम्प्लिकेट करने वाले फैक्टर्स अगर आ जाए बीच में, जैसे नींद का पूरा ना होना, आईसाइट का खराब होना, लेट स्लीपिंग हैबिट्स का होना, तो फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सेकेंड एरियाज या बाद वाले एरियाज जो अफेक्ट होते हैं ना, वो फिर स्किन की पूरी सेगिनेस, चीक्स लटक जाती हैं, आईब्रोज नीचे हो जाती हैं, आंखें छोटी छोटी होने लगती हैं, और फिर विजिबल रिंकल्स जैसे लॉफ लाइंस या क्रो फीट हम बोलते हैं, बनी लाइंस कहते हैं नाक के ऊपर। तो इस तरह की लाइंस जो है ना, वो परमानेंट शक्ल फिर अख्तियार कर लेती हैं। तो एंटी एजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी के इर्द गिर्द है कि आपको किसी तरीके से हम आपकी स्किन को थोड़ा यंग लुक्स दें, और हम ऐसे फैक्टर्स पेशेंट्स को बताएं कि जिनको फॉलो करने से कम से कम अपने बुढ़ापे की रफ्तार को वो स्लो डाउन जरूर कर लें। ऑब्वियसली बूढ़ा तो सबने होना है, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज, हाँ, कि हम अपने बुढ़ापे की रफ्तार को स्लो डाउन कर लें। वो काम जो 5 साल में नजर आ सकता है चेहरे पे, यानी वो खराबा जो 5 साल में नजर आ सकता है, तो वो 10 साल में नजर आए, तो दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट अगर हम उसको कर लेना। अब इस सिलसिले में एंटी एजिंग क्रीम्स भी हैं, लोशंस भी हैं, कुछ क्लिनिक में करने वाले प्रोसीजर्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्पस को अचीव करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो फिर वो केस टू केस हम डिसाइड करते हैं कि हमने इस वाले केस में कौन कौन सी चीज़ों का सहारा लेना है। लेकिन चूंकि पब्लिक हमें सुन रही है इस वक्त, और ये बहुत अच्छा होगा कि अगर हम
पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कोई एक आधी ऐसी चीज बताएं जो वो नॉर्मल रूटीन केयर में शामिल करें और एंटी एजिंग के हवाले से वो कुछ अचीव कर पाए। तो जैसे आपने बोटॉक्स और क्या आपने बताया, फिलर्स, बोटॉक्स, और ये जो चीजें हैं ये मैंने एक दो वीडियोस में देखी हैं क्योंकि मैं उसको देखती रहती हूँ। तो ये क्या पेनफुल होती हैं या बिल्कुल ही आप उसको इजीली करवा सकते हैं? आप थोड़ा सा टाइम निकालें इरम, हम आप पे बोटॉक्स करते हैं। नहीं, मैं जब बूढ़ी होंगी ना फिर आऊंगी। नहीं देखिए, हमने अभी से बुढ़ापे को जो है ना स्लो डाउन करना है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ताकि लिसनर्स जो इंटरेस्टेड हैं, जो बाज़ औक़ात हम लोग सोशल मीडिया पे इतनी चीजें देख लेते हैं, यूट्यूब पे हम लोग कुछ भी करने से पहले हम लोग देखते हैं कि अच्छा यार पहले देख लें कि इसका रिजल्ट क्या है, कितने परसेंट लोगों ने इसमें जो है वो फायदा लिया और कितने परसेंट जो है वो नुकसान है। बस इसमें ये है इरम के बहुत सारी ऐसी चीजें अवेलेबल है जो स्किन को सुन कर सकती है ना, उन्हें नमिंग क्रीम्स कहते हैं। अच्छा। तो बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर लाइक बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड माइक्रो नीडलिंग एंड सो मेनी अदर क्लिनिकल प्रोसीजर्स, तो व्हाट वी ट्राई इज कि हम स्किन को नम कर लें, उसको सुन कर लें। मतलब बिल्कुल आपको पेन नहीं होगी, आप बिल्कुल रिलैक्स होके आप वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इट वुड बी अ लिटिल डिस्कम्फर्ट बट आई वुड नॉट कॉल इट पेन। मैं इसीलिए लिसनर्स को बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा है और मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कि हाय इतनी ज्यादा पेन। हाँ, लेकिन आपने ये नोट किया होगा कि जिनके ऊपर प्रोसीजर हो रहा होता है वो कोई चीज रिलैक्स नहीं कर रहे रिलैक्स होते हैं। हाँ, समटाइम्स दे आर लिसनिंग टू म्यूजिक। तो वो कितनी देर में आप रिकवर कर जाते हैं? आप बिल्कुल नेचुरल आपका देखिए, बोटॉक्स के बाद तो यू कैन इजीली गो टू अ पार्टी। अच्छा। यस, you go from my clinic and go to a party, trust me. And after fillers, जबरदस्त बात है। आप अगर आप बिल्कुल ही अपनी पार्टी में चेंज लुक चाहते हैं तो आप पहले वो करवा लें। हाँ, लेकिन बोटॉक्स का असर आने में 10 दिन लगेंगे ना। अच्छा। हाँ, मतलब ये नहीं है कि डाउन टाइम नहीं है। डाउन टाइम मीन्स कि जब आप कोई प्रोसीजर कराते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर विजिबल लाली, सुर्खी या इस तरह का कोई प्रोसेस तो पता चले कि आपकी स्किन को छेड़छाड़ हुई है, तो इस तरह का बोटॉक्स के बाद ऑलमोस्ट निल है। और फिलर्स के बाद थोड़ी बहुत सोजिश या रेडनेस हो सकती है। हर प्रोसीजर का डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि जो भी प्रोसीजर वो ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल या माइक्रो नीडलिंग, तो उसका डाउन टाइम क्या हो सकता है ताकि वो प्रॉपर प्लानिंग करें कि उन्होंने किस वक्त ये काम करवाना है। ठीक है जी, तो आप लोग मुस्तफीद हो रहे होंगे अच्छी अच्छी बातों से। और आप क्या कहना चाहेंगी कि उनको अगर इस तरह का ट्रीटमेंट कराना है तो उससे पहले किस तरह की स्किन उनकी होनी चाहिए, हेल्दी या नॉर्मल? देखिए, डाइट का बड़ा किरदार है जी एंटी एजिंग में। हम बड़ी एडवांस चीज़ों से पहले तो मैं यही कहूँगी कि अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि कुदरती चीज़ें हैं, अल्लाह मियाँ ने बनाई है ना, हमने इंसानों ने नहीं बनाई, तो उसको शामिल करें। स्पेशली प्रोटीन डाइट जो है, जैसे अंडा, मछली, गोश्त, दालें, चने, बीन्स, नट्स, इनमें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, स्पेशली नाश्ते का हिस्सा। पानी बहुत ज़्यादा पिए। स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है और अगर पानी कम हो जाए तो बिल्कुल वो सूख जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो स्किन में फिशरिंग, ड्राइनेस उसका बायस बनती है। डाइट के बाद फिर आपकी जो नेचुरल हेल्थ रूटीन होती है, जैसे टाइम पे सोना, टाइम पे जागना और स्किन केयर प्रोडक्ट्स अच्छी चूज करना, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बूढ़ा होने से बचा सकती हैं। और मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी, जैसे विटामिन सी तो बहुत अवेयरनेस चल रही है कि विटामिन सी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे कोई और भी ऐसी विटामिन, जैसे विटामिन डी है वो आपकी बोन्स के लिए, तो आपकी स्किन के लिए जो आपकी डायरेक्ट स्किन को अच्छा करे, शाइन करे, कोई है ऐसी विटामिन जो? ये जो विटामिन सी का आपने जिक्र किया ना, सबसे ज्यादा रिसर्च इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन सी चूंकि हमारी स्किन कोलेजन को आपस में सीमेंटेड रखने के लिए, बाइंड करने के लिए बड़ा जरूरी मॉलिक्यूल है। इसको सीमेंट की तरफ समझ लें जो ईंटों को जोड़ता है। अच्छा। तो विटामिन सी कोलेजन फाइबर्स को जोड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा रिसर्च इसी के ऊपर है और ये बहुत इफेक्टिव कंपाउंड है। लेकिन अभी मैं कुछ देर पहले जिक्र भी करी थी कि एंटी एजिंग कंपाउंड अगर कोई इंसान सुपरमार्केट में जाता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स ढूंढता है जो एंटी एजिंग हो, तो रेटिनोल बेस्ड एंटी एजिंग क्रीम्स को इनको ढूंढना चाहिए पब्लिक को, और स्पेशली 25 इयर्स एज प्लस। अच्छा। वो अगर आप स्किन केयर रूटीन में शामिल करते हैं, दिस इज FDA अप्रूव्ड बाय द वे ना, तो ये FDA अप्रूव्ड केमिकल है। इसको आप स्किन पे अगर लगाते हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्रीम्स, लोशंस, जेल्स एट नाइट, नॉट नेवर इन द डे टाइम, तो फिर उसके साथ बड़ी अच्छी एंटी एजिंग रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि विटामिन सी एक प्रॉपर आपकी स्किन के लिए एक अच्छी चीज है, खाने में भी बहुत अच्छी है। और विटामिन सी बेस्ड सीरम्स आजकल मार्केट में बहुत आए हुए हैं। सही। तो सीरम्स ऐसी चीज होती है जो जल्दी से पेनिट्रेट कर जाती है स्किन तो के मसालों में। पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। स्किन सीरम्स के ऊपर बेस्ड
मैं आपको इरम बताती चलूं कि मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो हाँ उसके जी, आप ऊपर उसके मैंने बारे में भी थोड़ा सा लिसनर्स को बता दें ताकि अगर हाँ, वो listeners- सीरम से अब मेरे जहन में आया कि चूंकि पब्लिक ने पहले सीरम्स बेतहाशा लगाए मार्केट में देख के, और बहुत सारे लोग स्किन जला के मेरे पास आए। अच्छा, तो अब ये पब्लिक अवेयरनेस बड़ी जरूरी है। सीरम्स को इस तरह बेधड़क आप नहीं लगा सकते। सीरम्स लगाने के स्किन तो वैसे प्रॉपर ही आपकी तरीके हैं। इम्पोर्टेंट चीज होती है, आपने फेस को अगर खराब कर लिया तो फिर वापस हाँ, आप तो वो अगर आप चैनल अगर आप भी ओपन करें तो स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा गयास, उसमें मैंने सीरम्स लगाने के ऊपर प्रॉपर 2-3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट लिसनर्स टू जस्ट ओपन इट अप वंस दे हैव टाइम, उसको देखें। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर मेंशन कर दूं कि हर चीज का पैच टेस्ट होता है। आप कभी भी किसी चीज को उठा के पूरे मुंह के ऊपर नहीं लगा सकते, वो कितनी भी सटल हो। आपको कान के पीछे वाले हिस्से में एक ड्रॉप लगा के ओवरनाइट चेक करना ही पड़ेगा, किसी भी किस्म का सीरम हो, चाहे वो एंटी एजिंग हो या विटामिन सी हो। इसके ऊपर डिटेल्स मैंने वीडियो में डाली हैं, बट फॉर द मोमेंट इतना काफी है कि थोड़ी सी मिकदार पहले ओवरनाइट लगा के देख लें। इफ इट डज नॉट इरिटेट यू, इफ इट्स नॉट एलर्जिक टू यू, देन मे बी यू कैन कंटिन्यू ऑन डेली बेसिस। बिल्कुल। तो लिसनर जैसे डॉक्टर साहिबा आपको बता रही हैं, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं कि निकाल कोई भी टीवी पे देखा है प्रोडक्ट, उसको देखा और बस मंगवा के फेस पे लगा के सो गए, तो सुबह उठे तो कोई नया ही करिश्मा निकला होता है। तो वो फिर कहते हैं लो जी ये तो क्रीम ही नहीं अच्छी, ये तो प्रोडक्ट ही नहीं अच्छी। ये मेरी सहेली जेलस है ना, उसने खुद अच्छी यूज कर ली, मुझे नहीं अच्छी बताई। और ये तो इनकी तो प्रोडक्ट 10 लोगों को भी कह देते हैं ये लेना ही ना। हालांकि ये देखना ही नहीं कि आपकी स्किन टोन पे वो चीज इफेक्टिव थी ही नहीं, वो आपके लिए बनी नहीं थी। शायद आप ऑयली स्किन होती है, कुछ की ड्राई स्किन होती है। सीरम्स में भी कॉन्सेंट्रेशंस होती है ना, मतलब 1% से लेके 10% तक अगर स्किन की कॉन्सेंट्रेशन है सीरम की, तो डॉक्टर अपनी पेशेंट की स्किन को देख के फिर प्रिस्क्राइब करता है ना। बिल्कुल, कि कितना तेज सीरम लगाना है या हल्का लगाना है। ड्राई स्किन है और ऑयली स्किन है, इसके बारे में थोड़ा सा लिसनर्स को बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनकी दोनों टोन जो है स्किन की उनके लिए बेहतर हो सकती हैं, या वो अपनी स्किन की हिफाजत कर सकते हैं अगर जिसकी वो ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है। हाँ जी, एरम बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अब इसमें ड्राई और ऑयली स्किन जो है ना, ये इंसान की मुख्तलिफ फेजेस में हो सकती है। कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि एक मिसकंसेप्शन कह लें या गलत फहमी कह लें लोगों की होती है कि मेरी स्किन ड्राई है या मेरी स्किन ऑयली है या मेरी स्किन मिक्स टाइप है। तो ऐसा नहीं होता। हमारी जो स्किन है ना वो एक जिंदा चीज है और ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है। डायनेमिक से मेरी मुराद ये है कि जिंदगी के मुख्तलिफ फेजेस में, मुख्तलिफ एजेस में, हार्मोनल चेंजेस में, अप्स एंड डाउन्स में, सीजन के हवाले से इवन ये मुख्तलिफ किस्म का बिहेवियर शो करती है। कई दफ़ा ये ऑयली हो जाती है, कई दफ़ा ये ड्राई हो जाती है। तो हमें ये बहुत समझने की जरूरत है कि हमें किस फेज में या स्किन की किस किस्म के रिएक्शन को कैसे मैनेज करना है। लेकिन फिर भी मोस्टली अगर किसी की स्किन ऑयली रहती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्किन में जो ऑयल पैदा करने वाले ग्लैंड्स या सिबेशियस ग्लैंड्स, उनको हम मेडिकल की टर्म्स में बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। और ये अल्लाह ताला की तरफ से फिक्स्ड होते हैं, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्किन ऑयली नहीं है तो हो सकता है कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर 400 ग्लैंड्स हो, और अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो हो सकता है कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर 4000 ग्लैंड्स हो। तो जब उनकी मिकदार इतनी ज्यादा होगी किसी जिल्द में, ऑब्वियसली वो फैक्ट्री की तरह बिहेव करेंगे, बहुत ज्यादा ऑयल पैदा करेंगे और आपकी स्किन चिकनाई वाली होगी, ऑयली होगी। अब ऑयली स्किन की जो केयर है ना, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ ड्राई स्किन। ऑयली स्किन को एक तो ये कि मिसकंसेप्शन ये है कि इसे बार बार धोया जाए। अब बार बार, हाँ बिल्कुल, बड़ा मिसकंसेप्शन यही है। तो बार बार धोने से क्या होगा? बेसन से धोएं, लेमन से धोएं, खाने वाली चीजों को मुंह पे लगाएं, बड़ा कुछ चलता है, हल्दी लगाएं, मसाले सारे लगा लें। तो मैं तो वैसे ही बड़ा खिलाफ हूँ टोटकों के। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि खाने वाली चीजों को सिर्फ खाया जाए, मुंह पे ना लगाया जाए। तो बहरहाल अब ऑयली स्किन को बार बार धोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान ये होगा कि जब हम बार बार स्किन को धोएंगे तो इसमें कुछ मुफीद फैट्स भी हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप क्या करेंगे कि वो एक्स्ट्रा ऑयल्स को निकालने के चक्करों में आप जो मुफीद फैट्स हैं, जो एडवांटेजियस हैं, बेनिफिशियल हैं, आप उनको भी खत्म कर देंगे। तो अल्टीमेटली आपकी स्किन के ऊपर जो है ना एक ड्राइनेस आएगी, स्किन खुरदरी हो जाएगी, एक्सफोलिएशन बेतहाशा हो जाएगी, और फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसमें एक्नी भी शामिल है और पिगमेंटेशन भी शामिल है, सन बर्न्स भी हैं, सन टैनिंग भी है। अच्छा, अब दूसरी तरफ चलते हैं, जो आपने सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, ड्राई स्किन का।
अब किसी इंसान में अगर जो ऑयल पैदा करने वाले ग्लैंड्स या गदूदें हैं वो बहुत कम है, यानी कि उसकी स्किन ड्राई है, ज़्यादा चिकनाई पैदा नहीं कर रही है, तो उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। अब धोना तो उन्होंने भी दिन में 2 दफ़ा ही है, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम को, लेकिन व्हाट दे डू इज कि उनको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर चाहिए। और मैं कुछ कंपाउंड्स बताऊंगी जो कि पब्लिक के लिए बड़े ज़रूरी हैं जानना। अगर उन्होंने कोई भी मॉइस्चराइजर या स्किन केयर प्रोडक्ट इस तरह की चूज करनी है जो ड्राई स्किन के लिए मुनासिब हो, तो उसमें 2-4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब वो क्या है? वो हैं हाइलोरॉनिक एसिड, ग्लिसरीन, इसके अलावा जोजोबा और नेचुरल फैट्स। ये चीज़ें जब किसी भी लोशन में, क्रीम में या सनब्लॉक में होती हैं तो वो ऑयली स्किन केयर को शो करती हैं, और वो ड्राई स्किन की केयर को वो ज़रूरी है, और वो ड्राई स्किन वालों ने उस तरह की चीज़ें चूज करनी होती हैं। ठीक है। तो नेवर एवर अप्लाई एनी स्किन केयर प्रोडक्ट अनलेस यू हैव अप्लाइड अ मॉइस्चराइजर बिफोर, यानी पहले मॉइस्चराइजर लगाएं। मे बी चाहे आपकी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन की बात करें, ड्राई स्किन वालों ने सबसे पहले मॉइस्चराइजर की एक लेयर लाजमी लगानी है, और उसके बाद उसके ऊपर मेकअप प्रोडक्ट्स या सनब्लॉक लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी ड्राई स्किन के ऊपर डायरेक्ट से आप केमिकल बेस्ड सनब्लॉक्स या फाउंडेशंस ना लगाएं। ठीक है। पहले लोग तो स्किन के बारे में इतना नहीं थे जानते कि स्किन भी कोई बीमारी या उसको भी कोई डॉक्टर की जरूरत होती है, मेरे ख्याल में ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और अब उसको प्रॉपर एक स्किन के डॉक्टर के पास जाना, कोई भी आपको बीमारी होती है तो आप हर किसी को पता है कि आपने किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास या स्किन के डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो स्किन की अवेयरनेस है ना, जिल्द की केयर करने की अवेयरनेस, ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा है। आई डू अप्रिशिएट कि लोग अपनी स्किन के लिए बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रहे हैं, बहुत केयरफुल हैं, सेंसिटिव हैं, क्योंकि यही देखा गया कि जो लोग सेंसिटिव नहीं हैं और जो स्किन के ऊपर तजर्बात करते हैं या सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन या सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो देन दे लैंड इन ट्रबल। और ट्रबल्स भी इस तरह की होती हैं, सम ट्रबल्स आर मैनेजेबल एंड सम ट्रबल्स आर नॉट मैनेजेबल एट ऑल। वो मैनेजेबल इसीलिए कि आप उसको टाइम से मैनेज करेंगे तो, और जब आप उसको बिल्कुल बीमारी नहीं समझेंगे, आप समझेंगे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, वैसे ही है, कोई नॉर्मल सी चीज है, तो वो फिर हाथ से निकल जाती है ना। एंड प्लस आपको पता होगा इरम कि आजकल स्किन केयर की प्रोडक्ट्स इतनी ज्यादा मार्केट में ओवरफ्लो कर रही हैं, सम ऑफ देम आर ट्रस्टेबल एंड सम ऑफ देम आर नॉट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी स्किन के हवाले से प्रोडक्ट्स को चूज करें, अपनी स्किन का पता होना उस लिहाज से बहुत जरूरी है ना। अवेयरनेस इस हवाले से मेरे ख्याल में अभी उतनी लोगों में नहीं है। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है, और इसी हवाले से हमारा ये पर्पस भी होता है कि हम किसी न किसी सिलसिले से, किसी न किसी वास्ते से पब्लिक के साथ इन टच हो, हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती रहे, उनको समझ आती रहे, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस इज द मेन गोल। और जो हम टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम आई एम आल्सो टीचिंग इन अ मेडिकल कॉलेज, तो हमारा पर्पस स्टूडेंट्स को पढ़ाना, जूनियर डॉक्टर्स को पढ़ाना, तो उसके साथ साथ एक को पर्पस ये होता है अवाम को आगाही देना। अनलेस हम अवाम को आगाही नहीं देंगे तो हमारा पर्पस पार्शियली अचीवेबल होगा, पार्शियली नहीं होगा। आज से कोई 5-10 साल पहले की बात देखें तो लोग उतने अवेयर थे कि अब ज्यादा अवेयर हो गए हैं स्किन को लेके। इरम, मैं ये कहूंगी कि पार्शियली मैं कह सकती हूँ कि अवेयरनेस पहले से बहुत ज्यादा हो गई है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया पेनिट्रेशन। क्योंकि आप देखते हैं हर एक के पास सेल फोन है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, तो अब हम जहाँ भी बैठे हैं पूरी दुनिया में जिस तरह हमें सुना जा रहा है तो देखा भी जा सकता है। बिल्कुल। इसी तरह हम स्किन रिलेटेड कंटेंट जो है जब सोशल मीडिया पे डालते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल पे डालते हैं या हम व्हाट्सएप के थ्रू उसको सर्कुलेट करते हैं, तो वो तकरीबन हर इंसान की पहुंच में है। तो अवेयरनेस इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्लस वन अवेयर मदर गिव्स अवेयरनेस टू ऑल हर चिल्ड्रन। ये तो बिल्कुल ठीक बात आपने की है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे स्किन की आप बता रही हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कौन सी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आपको ज़्यादा सुनने को मिलती है? पेशेंट ज़्यादा तादाद में वो आते हैं आपके पास? अच्छा देखें इरम, इसमें अगर मैं फ्रीक्वेंसी वाइज बात करूँ ना कि पब्लिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्किन का इस वक्त क्या है, तो फ्रीक्वेंसी वाइज सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन के वो है एक्नी का, जिसको हम अपनी आम जुबान में कील मुहासे बोलते हैं। तो it start up like white heads and black heads and then it ends up in big pustules and big nodules. मैंने तो ऐसे पेशेंट्स कह लेंगे, ऐसे आपने तो पेशेंट्स देखे होंगे, लेकिन मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनका फेस बिल्कुल ही खराब हो चुका होता है, और ये नहीं कि वो एक फीमेल है तो उसका है, मेल भी उतने ही उसमें वो सफर कर रहे होते हैं जितनी एक फीमेल। एग्जैक्टली। और वर्स्ट केस सिनारियो ये देखें कि एक्नी के बाद जो गड़े या स्कार्स आपके फेस पे आ जाते हैं,
तो उसमें फीमेल्स को बाद में रिश्ते वगैरह के मसाइल, और हमने देखा है मैचेस बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मेल्स के भी ऐसे ही है ना, ब्रोकन गले मैरिजेस, पड़ जाते हैं, बिल्कुल, फेस बिल्कुल ही खराब हो जाता है, और वो बड़ा सोशल एम्बैरेसमेंट और काफी ज्यादा जो है ना एम्बैरेसमेंट का बायस बनता है। बिल्कुल। तो कौन कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से ये एक्नी जो है वो मेरे ख्याल में टीन एज से स्टार्ट होती है? ये बिल्कुल जैसे टीन एज में एक बच्चा या बच्ची कदम रखती है, बलूगत का अमल स्टार्ट होता है, मेच्योरिटी स्टार्ट होती है, एडल्टहुड स्टार्ट होती है। एक तो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस और हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स की वजह से की स्टार्ट होती है। वंस इट इज स्टार्टेड देन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनकी वजह से की बढ़ सकती है। तो वही फैक्टर्स आप वो उनको हम बिल्कुल वन बाय वन कुछ फैक्टर्स को हम देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो मैंने देखा है ना, वही जो से मैं पहले बात कर रही थी, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन, यानी सेल्फ मेडिकेशन। अब बच्चे बच्चियों को पता ही नहीं है कि उन्होंने अपनी स्किन के ऊपर क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना, वो टीवी पे जो लगाना है टीवी पे जो देखते हैं ना, ये एक्नी के लिए फलानी चीज है, तो वो मंगवा के लगा ली, फिर उससे नहीं हुआ तो फिर एक और मंगवा ली, वो वन बाय वन वो लेयर बनती है आपकी स्किन। बिल्कुल, और वो जो लेयर्स, जैसे आपने कहा लेयर्स बनती हैं, तो वो लेयर्स इतनी ज्यादा बना लेते हैं स्किन पे कि वो स्किन के जो मसाम हैं, जो पोर्स हैं, वो बंद हो जाते हैं, और बंद होने की वजह से जो सारा मवाद, बैक्टीरिया, डेड स्किन सेल्स, फैट्स एंड ऑयल्स, वो सारी चीजें पीछे जमा होती रहती हैं, एक्यूमुलेट होती रहती हैं, एंड देन वो एक्नी आउटब्रेक्स का बायस बनती हैं। बिल्कुल। तो ये पहली रीजन मैंने देखी, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन। फिर हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो एक्नी को बढ़ा देती हैं, और कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो इसको बढ़ा देती हैं। प्लस में मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट्स हैं ना, वो अपने मेडिकल रिकॉर्ड को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देते, यानी आपकी सेहत अदरवाइज अगर अच्छी नहीं है और आप डाइट भी ऑन टॉप ऑफ दैट अच्छी नहीं लेते हैं, तो फिर एक्नी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे आजकल रुझान ज्यादा बन रहा है फास्ट फूड का, टाइम की कमी है, बच्चे बच्चियां सुबह नाश्ता अवॉइड करते हैं, वहाँ पे क्रेज है, क्रेविंग सिर्फ फास्ट फूड की होती है। एग्जैक्टली। अब फास्ट फूड में जो फैट कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है ना, वो बहुत ज्यादा है, और वो एक्नी की जो प्रॉब्लम है ना, उसको बहुत ज्यादा वर्स्ट कर देता है। अब इस केस में मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी, विच इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैसेज, एंड द मैसेज इज कि वंस यू हैव एक्नी और यू सी योर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एक्नी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इट इज टू गेट इट ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उतने अच्छे चांसेस हैं कि स्कारिंग, गड़े, निशान नहीं बनेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये स्कारिंग, गड़े और निशान जो हैं, ये इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे ले आते हैं। वो लाइफ टाइम जो चलते हैं, आपका कोई हल नहीं है, वो आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसे ही है, पब्लिक गैदरिंग्स में बोलना, फ्रंट पे आना, डिस्प्ले करना अपने आप को, ये बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे बच्चे। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरे जो आपकी पर्सनालिटी है वो अफेक्ट होगी। एग्जैक्टली। तो लिसनर्स, जैसे जैसे आपको डॉक्टर साहिबा आपको मशवरा दे रही हैं, हम एक एक बीमारी को साथ साथ लेके चलेंगे, उसकी वजूहात और उससे बचने के जो जो तरीके हैं, आसान से आसान, और डॉक्टर के पास तो आपने जाना ही जाना होता है, तो वो भी हम साथ साथ इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको जितनी अच्छी से अच्छी जो आपको एक मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंच सके। तो डॉक्टर साहिबा, आप मुझे ज़रा एक्नी के बारे में थोड़ा सा ये लिसनर्स को बता दें कि किस तरह वो स्टार्टिंग में इससे बच सकें। हाँ जी, बड़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और ये बड़ा पर्टिनेंट भी है। अगर स्टार्ट में देखें, पता तो सबको चल जाता है कि स्किन के ऊपर एक्नी आ रही है, बल्कि मुझे खुशी होती है जब माएँ अपनी बच्चियों को लेकर आती हैं कि डॉक्टर साहब देखें, इनको एक्नी स्टार्ट हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने स्टार्ट से कम अपना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वो देख के वो परेशान हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कैसे उससे बचा जाए, अगर पता चल ही गया कि एक्नी है। तो एक्नी जो स्टार्ट होती है ना, वो व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स की फॉर्म में, ज्यादातर छोटे छोटे बारीक छांटनुमा दाने बनते हैं जो चीक्स या फोरहेड या नोज पे हैं। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई वुड लाइक कि मदर्स को ये पता होना चाहिए कि बच्चियों की स्किन की हफ्ते में कम से कम एक दफा क्लींजिंग मस्ट है। अब क्लींजिंग से मेरी मुराद ये है कि कोई क्लींजिंग मिल्क या माइल्ड स्क्रब वाले जो एजेंट्स होते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, अगर उनको हम हाथों की रोलिंग मूवमेंट्स के साथ फेस पे क्लीन करते हैं, तो उनके जो मसाम है स्किन के, वो खुल जाते हैं। तो मसाम खुलने से, जैसे मैंने पहले बताया, बैक्टीरिया, डेड स्किन, फैट एंड ऑयल, ये सारी चीजें स्किन से बाहर निकल जाती हैं, स्किन सांस ले पाती है, और फिर वो छोटे दानों से बड़े दाने का अमल बनने का में काफी मुश्किल आ जाती है, वहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो सकता है। दूसरी चीज जो है वो, अगर किसी दानों में रेशा, पानी या पस भर गई है और आपको लगता है कि वो सूज रहे हैं, लाल हो रहे हैं, तो प्रोबेबली घर बैठे बैठे क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एक कंपाउंड है, एंटीबायोटिक, जो ओवर द काउंटर भी मिल जाती है। क्या नाम बताया आपने? क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। क्लिंडामाइसिन।
ये आप लोग लिसनर्स आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं इसको। जी बिल्कुल, तो ये ओवर द काउंटर अवेलेबल है। यू समटाइम्स यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर टू गेट इट, एंड वंस यू गेट इट यू कैन अप्लाई इट वंस अ डे। तो जब आप ये लगाते हैं उससे भी ये जो रेशा बनना और बड़े बड़े दाने बनने का अमल है ना, ये काफी हद तक रुक जाता है। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा भी रैप अप करूंगी कि मतलब हम पार्लर्स जैसे हैं, ब्यूटी सैलून्स हैं, वहाँ पे चले जाते हैं कि क्लींजिंग हो जाए, तो वहाँ से ज्यादा ये प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होती? वो इसलिए स्टार्ट होती है इरम कि पॉलर्स वाले ऑल्दो उनका पर्पस तो होता है थोड़ी बहुत एक्सफोलिएशन करना, लेकिन उसमें जो ब्लीचिंग कंपाउंड्स और वो मसाजेस यूज करते हैं ना, उससे रादर ये मसला बढ़ जाता है। यानी हमें स्किन को मसाज नहीं करना होता। एक प्रॉब्लम जो एक जगह पे है, फोकल है, आप उसे मसाज कर करके बढ़ा देते हैं, साथ वाले मसामों के अंदर भी उसको शामिल कर देते हैं। बिल्कुल, इस तरह वो भर जाती है। प्लस वो जो चीजें यूज करते हैं क्लींजिंग में या हार्श किस्म के स्क्रब्स यूज करते हैं, केमिकल्स जैसे ब्लीचिंग का एजेंट को यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें जो एक्ने को बढ़ाने का बाइस बनती हैं। मेरे ख्याल में अगर किसी को अच्छी अवेयरनेस है पीलिंग लोशंस की, कंपाउंड्स की, तो घर बैठे क्लींजिंग और वंस इन अ वीक केमिकल पीलिंग फेस पे कर लेना काफी अच्छा है। जी, तो लिसनर्स आपने इतनी हेल्दी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे शो में मिलेगी। तो हम पिगमेंटेशन कहते हैं किसी भी निशान को, तो वो निशान जख्म के बाद भी बन सकता है, वो फ्रेकल्स की शक्ल में भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो छाइयों का निशान हो। तो इन सारी चीजों को हम इकट्ठा पिगमेंटेशन बोल देते हैं, यानी किसी भी किस्म के निशान है। अगर आप इन जो चीजें मैंने मेंशन की उनमें से किसी भी चीज से अफेक्टेड हैं, यानी आपको कोई दानों के निशान है या छाइयों के निशान है, या फिर आपको किसी जख्म के बाद निशान बने हैं, फ्रेकल्स हैं, तो जो सबको करना चाहिए और जो सबके लिए इम्पोर्टेंट बात है वो है सनब्लॉक का इस्तेमाल। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो ज़्यादातर सूरज की रोशनी में और कुछ हद तक हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स में भी मौजूद है, एलईडी लाइट्स में, तो ये क्या करती है, ये हमारी स्किन के अंदर पिगमेंटेशन पैदा करती है, और ये बहुत बड़ी वजह है सन टैनिंग की या स्किन टैनिंग की। आहिस्ता आहिस्ता जो हम टैन हो जाते हैं, निशान पड़ने लग जाते हैं फेस पे, तो what you need to do is everybody should apply a very good quality sunblock। अब सनब्लॉक जो है ना वो भी स्किन के हवाले से थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे किसी को क्रीम की फॉर्म में सूट करते हैं, किसी को लोशन की फॉर्म में, किसी को जेल फॉर्म में, और आजकल जो लेटेस्ट सनब्लॉक्स हैं वो पाउडर की फॉर्म में भी हैं। जैसे हम फेस पाउडर लगाते हैं आफ्टर मेकअप, तो वो सनब्लॉक कैरी करना भी आसान हो जाएगा, कैरी करना आसान है, फिनिश्ड, हाँ उसकी लुक बड़ी मैट और फिनिश्ड आती है और पब्लिक उसे पसंद करती है ना। तो सनब्लॉक जरूर लगाएं, उससे क्या होगा कि आपकी पिगमेंटेशन कम से कम बढ़ने से रुक जाएगी। और इसके अलावा फिर कुछ डी पिगमेंटरी क्रीम होती हैं, जैसे आपने पिगमेंटेशन का लफ्ज यूज किया तो हम यहाँ पे लफ्ज यूज कर रहे हैं डी पिगमेंटेशन का। तो इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं वो निशानों को कम कर देती हैं। अब ये बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है इनका नाम बोलना, क्योंकि अगर पब्लिक किसी भी कंपाउंड को बगैर देखे सोचे अपनी स्किन पे लगाते हैं तो स्किन बर्न होने का भी चांस होता है। तो डी पिगमेंटरी क्रीम्स जो हैं वो ऑब्वियसली हम चेक करके कि कौन सी स्पेसिफिक काइंड ऑफ पिगमेंटेशन है, देन वी एडवाइस कि आप ये वाली क्रीम्स जो है ना वो यूज़ कर लें। और इसके अलावा पिगमेंटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि घर बैठे आप कोई फ्रूट एसिड्स के साथ केमिकल पीलिंग कर सकते हैं वंस इन अ वीक, अच्छी सी स्किन क्लींजिंग कर सकते हैं, और कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर जो है ना वो विटामिन्स और मिनरल्स का जो कंटेंट है वो बढ़ा लें, वो भी डी पिगमेंटरी के तौर पे काम करेगा। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि विटामिन सी जो है वो लेमन में और ऑरेंजेस में, मौसमी में, ग्रेप फ्रूट में, टोमेटोज में बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसको शामिल कर लेते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड डी पिगमेंटरी एजेंट। विटामिन सी को अपनी खुराक में भी शामिल कर लें, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में सीरम्स या लोशंस के तौर पे शामिल कर लें, तो वो एक बड़ा अच्छा एंटी डी पिगमेंटरी एजेंट जो है ना वो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू। और अजरा साहिबा, आपने अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मिल गया होगा। और समरा तारिक है, उन्होंने अपने क्वेश्चन किया है कि उनकी सिस्टर के फेस पे बारीक बारीक से मोके टाइप आई थिंक कोई चीज़ है, तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए क्या करें और कुछ टिप्स हैं तो वो बता दें। अच्छा इरम, जो मोके होते हैं ना स्किन पे, उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो मोके जो हैं वो बढ़ सकते हैं, वो वायरल डिजीज होती है, तो मुंह धोने से, टॉवल यूज करने से या हाथ के साथ स्क्रैच करके दूसरी जगह हाथ लगाने से वो बढ़ सकते हैं। तो उनको तो हमें एज सून एज पॉसिबल लेजर के जरिए रिमूव करना पड़ता है। दूसरी मौके की किस्म ऐसी होती है जो बढ़ नहीं सकते, जो कोई वायरल डिजीज नहीं है, लेकिन वो सिर्फ स्किन थिकनिंग की वजह से जगह जगह स्किन उभार की शक्ल में आ गई और मौके बन गए। अब उस केस में हमें कोई अर्जेंसी नहीं है, वी कैन वेट एंड वी कैन ट्रीट इट लेटर ऑन एज वेल। अब ये देखने पे पता चलेगा कि उनके मौके फैलने वाले हैं या नहीं, बट इन एनी केस अगर वो लेजर करा लेती हैं, उनको वहां से रिमूव करा लेती हैं, तो प्रोबेबली
उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनकी स्किन नीट हो जाएगी। लेकिन ऐसे मोका उतारने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि कोई भी जो है ओवर द काउंटर अवेलेबल प्रोडक्ट यूज़ ना करें, क्योंकि ना सिर्फ वो मोका उतारेगी बल्कि उसके साथ साथ की जो स्किन है ना वो उसको भी उतार देगी, और वो स्किन उतरने से गड़ा बन सकता है, बड़ी बुरी किस्म की पिगमेंटेशन आ सकती है, और वो मौका शायद इतना बुरा ना लगे, लेकिन मौके की ट्रीटमेंट के साथ जो स्किन का हशर होगा ना वो शायद ज्यादा बुरा लगे। मतलब उनको बिल्कुल खुद से कोई तजर्बात करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि एक तो फेस है आपका, बिल्कुल हर किसी ने फेस पे सबसे पहले आपकी नजर जाती है किसी की भी। हाँ, तो वो अगर खराब हो जाएगा तो आपकी सारी पर्सनालिटी जो है वो ऐसे ही खराब हो जाएगी, तो आपको और भी मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। तो समरा, आपने भी अपने क्वेश्चंस का जो भी आंसर था वो आपको मिल गया। आपको लेज़र जो है वो रिकमेंड किया है डॉक्टर साहिबा ने कि वो लेज़र के ज़रिए आप पहले स्किन को चेक कराएं किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ, कि वो उसकी असल वजूहात को देख के फिर वो जैसे भी उसका ट्रीटमेंट होगा वो आपको रिकमेंड कर देंगे। अच्छा, और कोई अच्छी सी टिप्स जो स्किन के हवाले से बताना चाहें? जैसे अच्छा, मैं एक और चीज़, ये जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका क्या सीन होता है। अच्छा, वाइटनिंग क्रीम्स जो है ना जी वो बड़ी टॉक ऑफ द टाउन, और इसके ऊपर बात ना करें तो मुझे लगता है शो इनकम्प्लीट रहेगा ना आपका। होता है तो वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और अपनी मर्जी से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स के नाम बताऊंगी। अगर वो वाइटनिंग क्रीम्स में मौजूद हैं तो प्रोबेबली आप सेफ चीज़ों को चूज कर रहे हैं, मतलब आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें आपको देख के लगानी। हाँ, बिल्कुल देख के लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर शामिल होती हैं लेकिन लिखी नहीं होती ना, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की होती, तो फिर वो डैमेज का बायस बनती हैं, और रिवर्स के सिनारियो ये भी हो सकता है कि स्किन कैंसर्स का बायस भी बन सकती हैं। ये तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। तो स्टीरॉइड्स का होना, मरकरी का होना, हाइड्रोक्विनोन का एक खास परसेंटेज से ज्यादा होना, ये तीन चीजें बड़ी डेंजरस हैं वाइटनिंग क्रीम्स में, जो वाइटनिंग तो करती हैं आर्जी तौर पे, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे के बाद फिर ये नुकसान का बायस बनती है। वो कुछ स्किन ऐसी हो जाती है बिल्कुल रेड हो जाती है। हाँ, वो आई थिंक वही उनको वो शुरू में तो रेडनेस का ही एक डेंजरस साइन कह लें या एक पॉइंटर आता है, लेकिन जब उसको हम इग्नोर कर देते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो ज्यादा साइड इफेक्ट्स का बायस बनती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी वाइटनिंग क्रीम्स के अंदर केमिकल्स होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो मार्केट में अगर आपको नजर आते हैं तो प्रोबेबली यू कैन सेफली डिसाइड। ओवरनाइट वाइटनिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना ये गलत है, ये मिथ है, और आप कभी भी नेचर के खिलाफ नहीं लड़ सकते, फितरत के खिलाफ आप ज़्यादा हद तक नहीं जा सकते, कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको ग्रूम कर सकते हैं, आप अपने फेस को ग्लो अप कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली जो अल्लाह ताला ने स्किन बना दी है, स्किन टाइप, तो आप उसे बदल नहीं सकते। तो सेफ टू यूज़ केमिकल्स जो हैं वो ग्लूटाथायोन है, अल्फा आर्बुटिन है, ग्लाइकोराइस एक्सट्रैक्ट्स हैं, जोजोबा है, ग्लाइकोलिक एसिड है, और कोजिक एसिड है, विटामिन सी है, हाइलोरॉनिक एसिड है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि अगर इनके ऊपर बेस्ड आपकी कोई वाइटनिंग स्किन केयर प्रोडक्ट है तो प्रोबेबली वो आपके लिए सेफ है। लेकिन जैसे मैंने पहले विटामिन सी सीरम के लिए बताया, व्हेन एवर यू चूज अ प्रोडक्ट यू फर्स्ट ट्राई इट ऑन द बैक साइड ऑफ योर ईयर maybe for 24 hours, and if you find it safe then you apply it on your whole face. ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में आई, आपने इतनी हेल्दी बातें, इतने अच्छे मशवरे जो हैं वो हमारे लिसनर्स को दिए। मेरे ख्याल में जो भी उनके जहन में जो आजकल चीजें चल रही होती हैं वो सारी डिस्कस कर ली हैं हमने। बस कैसे कह सकते हैं कि इसको तो कूजे में बंद नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ा एक दरिया भी नहीं, एक समुंदर है। तो जिस हद तक हो सके हमने उनको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है, तो मैं चाह रही हूँ कि लोग भी इसको फॉलो करें ताकि अपनी स्किन को बचाएंगे तो ही एक उनके लिए बेहतर है। हाँ जी, और अगर इसके अलावा उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अवेयरनेस के हवाले से अगर कुछ चाहते हैं तो दे कैन ऑब्वियसली गेट इन टच विद मी एट माय यूट्यूब चैनल, and whenever I'll find time, obviously I'm already answering to so many people's questions, so I'll be happy to answer their queries. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आई, बंडल ऑफ थैंक्स। और हम लिसनर्स को एक सॉन्ग सुनाते हैं और डॉक्टर साहिबा को अल्लाह हाफिज कहते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन। हाँ जी।